से मिलने उसके घर जा सकती। मैं किसी दिन तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, पर अभी के लिए मैं तुम्हें मेहमानों के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, एक लड़की हुआ करती थी और उसका नाम था रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग हुड। वो कभी कभी राइडिंग हुड पहना करती थी, पर अब वो बस एक रेड हैट पहनती थी, सर्दियों में और गर्मियों में भी। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे मजेदार नाश्ते के साथ उसकी बीमार दादी से मिलने भेजा। तो उस लड़की ने नाश्ते से भरी टोकरी उठाई और अपने रास्ते निकल पड़ी। वो जंगल के रास्ते से जा रही थी और टोकरी वाले नाश्ते की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लड़की ने खुद से कहा, मैं कहीं बैठकर बस थोड़ा सा नाश्ता खा लेती हूँ। तभी कोई तो लुढ़कता हुआ उसके पास से गुजरा और बूम, सामने वाले पेड़ से टकरा गया। सोचो तो वो कौन था? वो था जिंजरब्रेड हेड। वो वहीं बैठे अपना सिर हिला रहा था। वैसे वो पूरा ही हिल रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ सिर था, न पैर थे न हाथ। रेड राइडिंग हुड ने उसे उठाया और जिंजरब्रेड ने उसे एक इंसान की तरह ही कहा, प्लीज मुझे मत खाना नन्ही बच्ची, और मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा। भला कोई तुम्हें क्यों खाना चाहेगा? तुम जंगल के गंदे रास्तों पर लुढ़क रहे थे। मैं तुम्हें अपनी दादी के पास ले चलती हूँ, शायद तुम उनके कुछ काम आ सको। रेड राइडिंग हुड ने जिंजरब्रेड हेड पर से धूल हटाई और उसे टोकरी में रख दिया। बिग बैड वुल्फ जो पास की झाड़ियों में छिपा था, उसने सब सुन लिया। उसने सभी को खा जाने का फैसला किया, लड़की, दादी और गंदे से चिंजी को भी। दादी अपने घर पर आराम कर रही थी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड आपसे मिलने आई हूँ, बिग बैड वुल्फ ने घुर्राते हुए कहा। ओह, लगता है मेरी बेचारी पोती भी बीमार है। उसकी आवाज तो बड़ी ही मीठी थी, पर अब लगता है जैसे उसका गला बैठ गया है। दादी को ऐसा ख्याल आया और फिर उन्होंने कहा, दरवाजे के पास लगी रस्सी को खींचो मेरी बच्ची और दरवाजा खुल जाएगा। वुल्फ ने ठीक ऐसा ही किया। दरवाजा खुल गया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। बिग बैड वुल्फ दादी को झट से निगल गया और उसने उनका चश्मा और टोपी बाहर निकाल दी। बिग बैड वुल्फ मन ही मन खुश हुआ और फिर रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। उसने बीमार दादी होने का नाटक किया, उनकी जगह पर लेट गया, खुद पर उनका कंबल डाल दिया, उनकी टोपी और चश्मा पहन लिया और फिर उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? बिग बैड वुल्फ ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। दरवाजे के पास लगी रस्सी खींचो और दरवाजा खुल जाएगा, बिग बैड वुल्फ दादी ने कहा। बच्ची अंदर आ गई और उसने जिंजरब्रेड हेड वाली टोकरी को फर्श पर रख दिया। जब उसने अपनी दादी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बेचारी बहुत ही बीमार लग रही थी। उनका चेहरा काला पड़ गया था और बालों से भर गया था। रेड राइडिंग हुड पास पड़ी छोटी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, प्यारी दादी, आपको क्या हुआ है? आपके हाथ कितने बड़े हैं। तुम्हें अच्छी तरह गले लगाने के लिए मेरी प्यारी बच्ची। फिर बिग बैड वुल्फ दांत दिखाकर मुस्कुराया। प्यारी दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं। तुम्हें अच्छी तरह खाने के लिए, बिग बैड वुल्फ गुर्राया और रेड राइडिंग हुड को निगल गया। ये देखकर जिंजरब्रेड हेड डर गया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसने टोकरी के बाहर छलांग लगाई और बिग बैड वुल्फ ने उसे एक बॉल की तरह पकड़ लिया और उसे भी निगल गया। बिग बैड वुल्फ बेड पर दर्द के मारे रो रहा था। उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। तभी तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल गया था। वो एक बड़े गोले जैसा बन गया था और बूम, वो फट गया। सब बाहर आ गए, दादी, बच्ची और चिंजी भी। दादी और पोती खुशी के मारे नाचने लगे और जिंजरब्रेड हेड जल्दी से खिड़की के पास गया और उससे बाहर कूदकर वहाँ से भाग गया। वो जंगल के रास्ते से लुढ़कते हुए जा रहा था और उसे मिली स्लाई फॉक्स। जिंजरब्रेड हेड ने उसे अपना गाना सुनाया, पर फॉक्स ने उससे कहा, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, मुझे कम सुनाई देता है। अगर तुम आकर मेरी नाक पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे से सुन पाऊंगी। जिंजरब्रेड हेड स्लाई फॉक्स की नाक पर बैठकर गाने लगा। फॉक्स ने अपना मुंह खोला और बूम, वो उसे खा गई। वो उस जिंजरब्रेड हेड के लिए एक सबक था। वो एक बार पहले खाया जा चुका था, है ना? तो फिर उसे किसी अनजान फॉक्स की नाक पर बैठने की क्या जरूरत थी? रेड राइडिंग हुड ने भी एक सबक सीखा था। हमें जंगल में मिलने वाले अजनबियों को नहीं बताना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, पर जरूरी सबक ये है कि हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते रहना चाहिए। अगर आप एक वुल्फ देखें तो समझ जाना कि वो आपकी दादी नहीं है।
कुछ लोगों को लगता है कि त्योहार के लिए क्रिसमस ट्री को सजाना बड़ा ही आसान होता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सजावट का काम सही नहीं हो रहा हो तो पता है क्या हो सकता है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। The Wolf and the Fox। यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहता था एक परिवार, एक लोकल मछुआरा और उसकी बीवी। और पास ही के जंगल में रहता था एक बड़ा ही शातिर फॉक्स जो हमेशा ही मछुआरे से मछलियाँ चुरा ले जाता था। जब क्रिसमस का वक्त आया तब उसने क्रिसमस ट्री को सजाया, पर क्रिसमस के आने का इंतजार करते हुए बैठे रहना उसे पसंद नहीं था। तो उसने अपनी बीवी से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। फॉक्स ने सुन लिया कि वो मछली पकड़ने जा रहा है, इसलिए वो जल्दी से जंगल वाले रास्ते पर गया और वहीं लेट गया, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना हो। जब मछुआरे ने फॉक्स को देखा तो उसने कहा, चलो अच्छा है, मेरी बीवी इसकी खाल से अपने लिए अच्छा कोट बना देगी। फिर मछुआरे ने फॉक्स को अपनी स्लेब पर रख दिया और एक साथ वो उसकी मनपसंद जगह पर जा पहुँचे। मछुआरा छेद के पास ही एक बक्से पर बैठ गया और वहाँ मछली पकड़ने लगा। वो काफी देर तक वहाँ बैठा रहा और उसे नींद भी आने लगी, पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। पर फॉक्स में जरा भी सब्र नहीं था और वो स्लेब पर बैठे बैठे उसकी ओर देखने लगा। अचानक कोई पीछे से आकर जोर से चिल्लाया, आखिर तुम कर क्या रहे हो? आवाज सुनकर फॉक्स इतना डर गया कि उसे लगा कि कहीं वो सच में ना खत्म हो जाए, पर वो तो सिर्फ वुल्फ था। पगला गए हो क्या वुल्फ? तुम इस तरह लोगों को, मेरा मतलब फॉक्स को, डरा नहीं सकते। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं हम मछली पकड़ रहे हैं? सबसे पहली मछली मुझे मिलेगी, तो फिर दूसरी मछली मुझे मिलनी चाहिए। वुल्फ खुशी से नाचते हुए बोला, ना 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 ना, दूसरी मछली भी मुझे ही मिलेगी और तीसरी वाली भी। ये मछुआरा मेरा है। तुम जाकर अपने लिए एक मछुआरा ढूंढो और उसे अपने लिए मछली पकड़वाओ। वुल्फ बड़ा ही दुखी हो गया। अब मुझे अपने लिए एक मछुआरा कहाँ मिलेगा, और वो भी क्रिसमस के वक्त पर? तो अपने लिए खुद मछली पकड़ो, फॉक्स ने कहा। पर मुझे मछली पकड़ना नहीं आता, वुल्फ ने कहा। इसमें भला ना आने जैसी क्या बात है? ये बड़ा ही आसान है। अपनी पूंछ को पानी में डालो और मछलियों के लिए एक अच्छा गाना गाओ, जिसे सुनकर वो पास आ जाएंगी। तो वुल्फ वहाँ से खाली हाथ गया। फिर उसने एक छेद ढूंढा, अपनी पूंछ उसमें डाली और गाने लगा। पानी में उगा एक क्रिसमस ट्री, वो भी लंबा चौड़ा और हरा। सारी मछलियाँ पानी में क्रिसमस मना रही थी, इंसानों की तरह ही। उनके पास एक केक भी था, कमी थी तो बस एक क्रिसमस ट्री की। तभी उनकी नजर वुल्फ की पूंछ पर पड़ी, जो पानी में बड़ी होकर बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री की तरह लग रही थी। बस उसका रंग भूरा था और वो उल्टी थी और छत पर लगी हुई थी। फिर मछलियों ने उस पूरे क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू किया। वुल्फ को महसूस हुआ कि उसकी पूंछ पर कुछ चिपका है, इसीलिए उसे खुशी हुई और वो और ऊंचा गाने लगा। हम सजाते हैं क्रिसमस ट्री को और मनाते हैं जश्न। और मछलियाँ भी खुश हो गई और वो अपने सजाए हुए क्रिसमस ट्री के आसपास नाचने लगी। अब चलो देखे क्या पकड़ा है। वुल्फ ने अपनी पूंछ बाहर निकालने की सोची। उसने एक बार खींचा, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर खींचा, पर पूंछ निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और तब जाकर वुल्फ को डर लगने लगा। कोई मेरी मदद करो, मेरी पूंछ पर मछलियाँ लगी है, मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। पर तुम्हें पता है बेचारे वुल्फ की पूंछ के साथ क्या हुआ था? जब वुल्फ गा रहा था, गड्ढे का पानी जम गया था और उसकी पूंछ बर्फ में फंस गई थी। फॉक्स ने वुल्फ को चिल्लाते हुए सुना और सोचा, क्या उसने सच में मछलियाँ पकड़ी है? अब वो सबको खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो मछुआरे को वहीं छोड़कर वुल्फ के पास चला गया। दोनों ने मिलकर पूंछ निकालने की कोशिश की, पर वो उसे निकाल नहीं पाए। ठीक है फॉक्स, वुल्फ ने कहा, जाकर मछुआरे को ले आओ। हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें मदद चाहिए। मछुआरे ने फॉक्स को पकड़ा, फॉक्स ने वुल्फ को पकड़ा, वुल्फ ने अपनी पूंछ को पकड़ा, पर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए। मछुआरे ने अपनी बीवी को बुलाया, बीवी ने अपने डॉग को बुलाया, डॉग ने कैट को बुलाया, कैट ने माउस को बुलाया। उन सब ने मिलकर जोर से खींचा और आखिरकार पूंछ पानी से बाहर आ ही गई। पर हाँ, पूंछ पर एक भी मछली नहीं थी, बस थी क्रिसमस के सजावट की चीजें। और उसी वक्त आतिशबाजी शुरू हो गई। यही तो मैं बताना चाहती हूँ, त्योहार पर हमें क्रिसमस ट्री को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है मजेदार केक्स और मीठी कैंडीज से भी।
सुनो, अभी मुझे जाना होगा। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। मेरी गैर हाजिरी में मस्ती मत करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं और अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, जैसे 7 छोटे गोट के बच्चों पर आई थी। चलो उनकी डरावनी कहानी सुनाती हूँ। The Wolf and the 7 Young Kids. एक वक्त की बात है, एक बड़ा बुरा वुल्फ 7 छोटे गोट के बच्चों के पड़ोस में रहता था। वो बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे और वो वुल्फ किसी की बात नहीं मानता था। इसीलिए वो इतना गुस्से वाला और बुरा बदमाश बन गया था। तो एक दिन उन बच्चों की माँ दुकान पर गई थोड़ा दूध लाने नहीं, जो भी हो, उसे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाना था, शायद गोभी लाने। दुकान पर जाने से पहले गोट ने अपने 7 छोटे बच्चों से कहा, अंदर ही रहना और आवाज मत करना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर वो कहे वो पुलिस वाला है तब भी, या फिर वो कुछ ठीक करने आया है। तुम तभी दरवाजा खोलना जब तुम्हें ये गाना सुनाई दे। छोटे बच्चों मेरी बात सुनो प्यारो, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर लो। नहीं, वो गलत था। ये है सही वाला गाना। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। वो गोभी लाने जाने वाली है। तुम्हें गाने में गोभी की बात करनी चाहिए। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी गोभी लेकर आई। लेकिन बड़ा बुरा वुल्फ दरवाजे पर खड़ा था और उसने गाना सुन लिया। बड़ा बुरा वुल्फ बहुत बदमाश था। किसी की बातें छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही मम्मा गोट वहाँ से गई, बड़ा बुरा वुल्फ वहाँ जा पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा और उसने कहा, सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। उसने बच्चों को धोखा देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ने उसका भांडा फोड़ दिया। और फिर उन बच्चों ने हिम्मत जुटाई और बड़े बुरे वुल्फ से कहा, चले जाओ, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी तो गोभी लाने गई है। और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पर बड़ा बुरा वुल्फ उन 7 छोटे बच्चों को खाना चाहता था और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो लोहार के पास गया और उसने उसे अपनी आवाज को पतली बनाने के लिए कहा, एक गोट जितनी पतली आवाज। तो लोहार ने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और फिर उसी हथौड़े से उसने बड़े बुरे वुल्फ के लिए बहुत ही पतली और ऊंची आवाज बना दी। तो अब बड़े बुरे वुल्फ की आवाज हो गई थी एक गोट जैसी। तो उसने फिर से 7 छोटे बच्चों वाले घर पर जाकर गाना शुरू कर दिया। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध नहीं, मम्मी दूध लेकर आई। 6 नादान छोटे बच्चे खुशी से उछलने लगे और उन्होंने कहा, मम्मी मम्मी आ गई। और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सिर्फ 7वां छोटा, जो उनमें से सबसे छोटा था, उससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जाकर ओवन में छिप गया। बड़ा बुरा वुल्फ घर में घुस आया और फिर वो सभी 6 छोटे बच्चों को एक एक करके निगल गया और उसे उन्हें निगलने में तकलीफ भी नहीं हुई। और सारा वक्त उसकी नजरें उस 7वें छोटे बच्चे को ढूंढती रहीं, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसे ओवन में किसी के छींकने की आवाज आई। हाँ, उसने कहा, तो तुम मुझसे बचने के लिए यहाँ छिपे हो। अब तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। बड़े बुरे वुल्फ की आवाज बहुत ही ऊंची और बड़ी ही डरावनी थी और वो गुस्से से कांप रहा था, अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए। पर वो फिर भी छोटे बच्चे तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए बड़े बुरे वुल्फ ने तय किया कि वो जोर से फूंक मारकर उस ओवन को तोड़ देगा। वो फूंक मारता रहा पर ओवन से धूल निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। उसने फिर से फूंक मारी और चिमनी से एक अजीब सी आवाज आई। फिर बड़ा बुरा वुल्फ घर के बाहर आया, फिर भागते हुए अंदर गया और उसने फिर से फूंक मारी। वो भी इतनी जोरदार फूंक कि वो ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। बड़ा बुरा वुल्फ फूंक मारता रहा पर ओवन में एक दरार भी नहीं आई। लग रहा था जैसे एक बड़े हाथी को एक छोटे मच्छर ने काटा हो। वो फूंक मारकर उसे उड़ा नहीं पाया। वो ओवन बना था ईंटों का।
फिर बड़े बुरे वुल्फ ने सोचा, मैं उस छोटे बच्चे तक पहुंचूंगा उस चिमनी से, और उसने छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। भरे हुए पेट के साथ छत पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। वो 2 बार नीचे गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए और वो पूरी तरह थक गया। पर वो किसी तरह ऊपर पहुंच गया। वो ऊपर तो पहुंच गया, पर वो चिमनी में घुस नहीं पाया। आखिर उसका पेट 6 छोटे बच्चों से जो भरा हुआ था। फिर उसने सभी बच्चों को अपने पेट से बाहर निकाला और उन्हें छत पर रखते हुए कहा, शोर मत मचाना और बात नहीं मानी तो तुम्हें वापस आकर खा जाऊंगा। और फिर उसने सोचा, मैं सबसे छोटे बच्चे के पास जाऊंगा, उसे खाऊंगा, फिर वापस यहाँ आकर इन सबको फिर से निकल जाऊंगा। बड़ा बुरा वुल्फ धीरे धीरे चिमनी से नीचे उतरने लगा। वो अंदर की राख से गंदा हो गया। फिर उसे नीचे से किसी के माचिस जलाने की आवाज आई, और वो थी मम्मा गोट, जो घर लौट आई थी और गोभी पकाने के लिए अवन को गर्म कर रही थी। जब बड़ा बुरा वुल्फ चिमनी से नीचे आ रहा था, उसे वक्त मिल गया था गोभी लेकर आने का, सही गाना गाने का, अपने छोटे बच्चे को छत से नीचे उतारने का, और सबसे छोटे बच्चे को ये बताने का कि उसे अवन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। फिर मम्मा गोट ने आग जलाई और उससे बड़े बुरे वुल्फ की पूंछ जलने लगी, और वो चीखने लगा, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। वो जैसे तैसे चिमनी से बाहर आया और अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए जंगल में भाग गया। मम्मा गोट चौंक पड़ी, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि वो बड़ा बुरा वुल्फ उनके अवन में क्या कर रहा था। फिर 7 छोटे बच्चों ने उन्हें सारी कहानी बताई। तो ये थी उनके साथ हुए हादसे की कहानी। उप्स, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अब मैं चलती हूँ। तो अगर तुम्हें फिर से गोभी खानी हो तो खतरनाक अजनबियों के लिए दरवाजा कभी मत खोलना। मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ये सैंडपाइस कैसे खा सकते हो? तुम्हें पता है इन्हें किसने बनाया है? तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक वक्त की बात है, एक छोटी बच्ची थी लिटिल लीना, जिसका एक भाई था लिटिल आइवन। Magic swan geese. उनके पेरेंट्स कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। वो जंगल में चले गए और वहाँ खो गए। वो जंगल घना और डरावना था, और पता है उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा अवन। वो पाइस से भरा हुआ था और वो बाहर गिर रहे थे। लिटिल लीना और लिटिल आइवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उस अवन ने डरावनी आवाज में उन दोनों से कहा, यहाँ आओ नन्हे बच्चों और मेरे मजेदार पाइस खाकर देखो। लिटिल आइवन बहुत ही खुश हुआ, पर उसकी बहन लिटिल लीना ने उससे कहा, वो पाइस मत खाना, न जाने उसमें क्या क्या डाला होगा। लिटिल आइवन ने उसकी बात नहीं मानी। वो दौड़ कर गया और वो सारे पाइस खा गया, और फिर वो चिल्लाने लगा, जल्दी पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। लिटिल लीना ने कहा, मैंने कहा था ना उन्हें मत खाना। और तो और उसके भाई को हिचकियाँ भी आने लगी। फिर बूम! अचानक ही उनके सामने दूध की नदी बहने लगी, जिसके किनारे बने थे फज से। तो लिटिल लीना ने आइवन से कहा, ठीक है अब रोना बंद करो, सब्र रखो, मैं जाकर थोड़ा फज वाला दूध ले आती हूँ। पर लिटिल आइवन बड़ा ही शरारती बच्चा था। वो कभी किसी की नहीं सुनता था। वो जमीन पर लुढ़कते हुए चिल्लाने लगा, मुझे सब्र नहीं रखना है, मुझे प्यास लगी है, मैं इस गोट के पैर से बने निशान में भरा हुआ पानी पीऊंगा। वो बड़ा ही बुद्धू लड़का था। पडल्स का पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कभी नहीं, उनमें खतरनाक जर्म्स होते हैं। पर उसने वो पानी पी ही लिया। वो जमीन पर लेट गया और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। वो गंदा पानी पीने को तैयार था, और लिटिल लीना उसे नहीं रोक पाई, क्योंकि वो फज में फंस गई थी। इसलिए उसने वहीं से कहा, उसमें से पानी मत पीना, तुम एक गोट बन जाओगे। पर फिर से उसके भाई ने नहीं सुना, और वो उस गड्ढे से पानी पीता रहा। उस पानी में किस तरह के जर्म्स तैर रहे थे वो तो मैं नहीं बता सकती। पर अचानक लिटिल आइवन पर बाल निकल आए। फिर उसके पास उगे हुए एप्पल ट्री ने उससे प्यार से पूछा, ओह लिटिल आइवन, क्या तुम मेरे गोल्डन एप्पल्स खाना चाहोगे? लिटिल आइवन ने एक खा लिया। तभी उसके सिर पर सींग निकल आए और उसके हाथ और पैर हूफ्स बन गए, और वो बन गया एक गोट पलक झपकते ही। ठीक उसी वक्त जादुई स्वान गीस का एक झुंड ऊपर से गुजरा। उन्हें एप्पल ट्री के नीचे से किसी के जोर जोर से चबाने की आवाज आई। वो तो एप्पल्स खा रहा एक नन्हा गोट था। वो उन्हें पूरी तरह चट कर रहा था, बिना कुछ छोड़े, उसके बीच भी नहीं। जादुई स्वान गीस को इतना ताज्जुब हुआ कि उन्होंने उस नन्हे गोट को ओल्ड विच के पास ले जाने का फैसला किया। वो नीचे आए, उसे उठाया और सीधे ओल्ड विच के घर के पास पहुँचे, जो चिकन के पैरों पर खड़ा था।
जब ओल्ड विच ने उसे देखा तो उन्हें वो नन्हा गोट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना मोटा था कि ओल्ड विच ने नन्हे गोट को खा जाने का फैसला किया। ओल्ड विच ने अपने ओवन में आग जलाई और फिर गाना शुरू कर दिया। खुल गई है आज तो मेरी किस्मत, गोट खाकर रहूंगी चाहे आए कयामत। डरे हुए नन्हे गोट ने ऐसी चीख मारी कि वो जंगल में सभी को सुनाई दी। आग जल रही है, फुक फुक फुक, पानी उबल रहा है, सुक सुक सुक, धार लग गई है छुरी को, क्या कोई नहीं आएगा मेरी मदद को? फिर वो भागते हुए उस जगह गया जहाँ उसने आखिरी बार अपनी बहन को फट से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा था। ओल्ड विच ने देखा कि नन्हा गोट भाग गया है और उसने अपने जादुई स्वान गीस को उसे वापस लाने उसके पीछे भेजा। लिटिल लीना फट से बाहर निकल ही रही थी। उसने अपने भाई को उठाया पर उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। निराश होकर वो वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। अवन को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि उसने लिटिल आइवन को वो सारे पाइस खिलाए थे और उसने बेचारे बच्चों को अपने अंदर छुपा लिया। जादुई स्वान गीज वहाँ से गुजरे और उन्हें नहीं देख पाए। काफी वक्त तक लिटिल लीना जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। खुशकिस्मती से गोट्स की सूंघने की ताकत अच्छी होती है और लिटिल गोट आइवन रास्ता सूंघते हुए घर तक पहुंच गया। जब वो घर पहुंचे तो उनके पेरेंट्स बाजार से वापस आ चुके थे। फिर लिटिल आइवन को तरह तरह के डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और उसे तरह तरह के इंजेक्शंस दिए गए और आखिरकार वो फिर से एक इंसानी बच्चा बन गया। तो याद रहे, किसी भी अजीब जगह से कोई भी अजीब खाना कभी नहीं खाना चाहिए। उबले और बोतल में भरे हुए पानी के अलावा कोई पानी मत पीना। हो सकता है तुम एक गोट में बदल जाओ और डॉक्टर्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे और रंगीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत है। ये क्या है? क्या आप इसे एक टावर कह सकते हैं? अगर आप कुछ करने का इरादा करते हैं तो उसे ऐसे कीजिए कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, जैसे इस कहानी में हुआ। एक वक्त की बात है। The Fox and the Rabbit. एक फॉक्स थी और एक रैबिट। फॉक्स का घर बड़ा ही सुंदर था, चमकीली बर्फ से बना हुआ। रैबिट का घर बना था लकड़ी का। फिर जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर फौरन ही पिघल गया। रह गया सिर्फ पानी से भरा गड्ढा। सिर से पैर तक भीगी हुई फॉक्स रैबिट के पास गई और उसने कहा, रैबिट, क्या तुम एक अच्छे दोस्त की तरह प्लीज मुझे अपने घर में रहने दोगे? वो रैबिट बड़ा ही दयालु था। जरूर मेरी प्यारी फॉक्स, तुम यहाँ रह सकती हो। प्लीज इसे अपना ही घर समझो, बस ध्यान रहे कि तुम मेरा फर्श गंदा ना करो। तो फॉक्स रैबिट के घर में रहने लगी और उसने खुद को सुखा दिया। वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वो आईने में देखकर खुद को निहारने लगी। धीरे धीरे रैबिट का साथ होना उसे खलने लगा। उसके कान कुछ ज्यादा ही लंबे थे, उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही महंगी और उसकी पूंछ तो इतनी छोटी थी कि किसी को भी हंसी आ जाए। इसीलिए फॉक्स ने रैबिट को घर से निकालने का फैसला किया। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, वरना मुझे गुस्सा आएगा और मुझे भूख लगेगी और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चले जाओ और वापस आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई डॉग से। हे रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? वेल डॉग, बात ये है कि मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो चले मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर उस अकड़ू फॉक्स से निपट लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद डॉग ने भौंकना शुरू किया, पर फॉक्स के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वो फॉक्स तो बस वहाँ आराम से लेटी रही। अचानक वो चिल्लाने लगी, हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर भौंकने की? मैं नीचे आऊंगी, तुम पर कूदूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी खाल के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं बचेगा। वो डॉग डर से कांपने लगा और वो वहाँ से दुम दबाकर भागने की तैयारी करने लगा। फॉक्स ने बाहर आकर कहा, डरो नहीं, वापस अंदर आ जाओ। इस घर में हम दोनों रह सकते हैं और तुम बहंगी आंख वाले निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अफवाह फैलाने की? रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई वुल्फ से। हे रैबिट, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। प्यारे वुल्फ, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गाना गाऊंगा। और वो गाने लगा, चलो आओ कुछ खाओ, मेरे साथ ब्रेड खाओ और खुशी मनाओ।
नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही वाला गाना है। ओह, आगे बढ़ते हैं। फिर रैबिट ने उससे कहा, मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं मदद करूँगा। वुल्फ ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, चलो उसे बाहर निकालते हैं। जब वुल्फ पूरी तैयारी के साथ फॉक्स को बाहर निकालने आ रहा था, उसने उसे खिड़की से आते देखा और उसने उससे कहा, देखो हमारे साथ रहने कौन आया। अरे वाह, इस घर में हम 3 आराम से रह लेंगे। तुम अपने साथ इस बेकार रैबिट को क्यों ले आए? इसे यहाँ से निकाल दो। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई बेर से। रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? ओह प्यारे बेर, बात ये है कि मेरा घर बना था चमकीली बर्फ का और फॉक्स का घर था लकड़ी का। ओह नो, बर्फ का घर तो उसका था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में उस फॉक्स ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो दोनों रैबिट के घर के पास पहुँचे और वो तरह तरह के एनिमल से भरा था, बिल्कुल एक ज़ू की तरह। घर में था एक माउस और टर्राने वाला एक फ्रॉग। घर खचाखच भरा हुआ था। उसमें एक बुल भी था और एलिफेंट भी। तरह तरह के जानवर थे, मुश्किल से अंदर फिट हो पा रहे थे। और फिर बेर को एक आइडिया आया और उसने कहा, ये तो कितना अच्छा और सुंदर घर है, मैं भी इसमें रहना चाहता हूँ। उसने अंदर घुसने की कोशिश की जैसे कोई ना रुकने वाला बुलडोजर हो। घर के अंदर कोहराम मच गया। छोटे जानवर चीख रहे थे, बड़े वाले चिल्ला रहे थे और घर टूट रहा था। वो सब भाग गए और इस तरह उन्होंने घर को तहस नहस कर दिया, वो भी चुटकी में। वो ना भागते तो एक दूसरे को कुचल ही डालते। मैं यही समझाना चाह रही हूँ, अगर अजीब लोगों से आपकी दोस्ती है तो ऐसा घर बनाओ जो बड़ा और मजबूत हो। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो, माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।